अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज आप थोड़े से सरप्राइज़ होंगे कि मैं यूजुअली लॉन्ग वीडियोस तो नहीं बनाता और आज सोचा कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें कहनी थी तो अच्छी सी वीडियो बना लूं। और आप यहाँ की नाइट की सीनरी देख सकते हो, बहुत ही प्यारा माहौल है और मैंने सोचा कि मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और तो चलिए कुछ बातें करते हैं प्रेजेंट टाइम की कुछ चीज़ों पे। जैसे आज के टाइम में क्या देखा जाता है कि हम इस्लाम के मानने वालों में, मुसलमानों में ये चीज़ बहुत आम पाई जाती है कि कुछ हमारे पास गुड अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और कहीं कहीं हमारे साथ बहुत सारी दिक्कत, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसा कि यूजुअल लाइफ में होता है। और अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी बुरी चीज़ से अगर जीतना है तो उसके पास, हमारे पास ओरिजिनली हमारे पास जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए। उसके साथ साथ एक्यूरेट वर्किंग नॉलेज के साथ साथ हमारे अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। मेरे दोस्तों, जहाँ तक हिम्मत की बात है, आइए मैं आपको एक बहुत अच्छी सी रियलिस्टिक स्टोरी से बताना शुरू करूँगा। मेरे दोस्तों, बहुत ही शुरू की बात है, मैंने नए इस्लाम कबूल करा था और उन दिनों में मैं इस्लामिक लाइफस्टाइल्स देखता था। जब मैंने देखा कि कुछ लेजेंडरी मुस्लिम्स, दे रियली पुट गुड इफ़ेक्ट्स इन माई लाइफ, जब मैंने उनकी वीडियोस देखी, आई सा हाउ हाउ आउटस्टैंडिंग दे आर। तो मैं आज शुरू करूँगा एक लेजेंड से जो आज के टाइम में बहुत नाम कमा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह से, मुनव्वर फ़ारूकी जी। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, वही मुनव्वर फ़ारूकी जिन्होंने उनका करियर एज ए कॉमेडियन स्टार्ट करा और बढ़ते बढ़ते वो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने गए कि उन्होंने हर स्किल, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो रैप राइटिंग और कोई भी सॉन्ग हो, उसमें एक्सीलेंट स्किल्स हासिल करी और जिसको आज वो सबको दिखाते हैं और सब लोग उससे इम्प्रेस हैं। शुरू में मुनव्वर फ़ारूकी जी के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने जब कॉमेडी करी तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को जलन होती है, जो इस्लामोफोब्स होते हैं, कि कोई मुस्लिम इस काबिल क्यों बना। तो उन लोगों ने उस पर कुछ उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाकर उसको फंसाया, उसको जेल में डाल दिया। और कहा तो ये जाता है कि इंदौर में उनकी कोई शो थी जहाँ से उनको अरेस्ट किया गया। इंदौर के बीजेपी के किसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए के किसी बेटे ने इस अरेस्ट में मेन रोल निभाया, उसको पकड़ने में। तो देखिए, जहाँ तक मैं भी बीजेपी को एक इंडिया का कैंसर मानता हूँ और ह्यूमैनिटी का भी कैंसर मानता हूँ। जिस तरह से ये कम्युनलिज्म फैलाती है अपने वोट गेन करने के लिए, जिस तरह से ये इंडिया को डिवाइड करती है, जिस तरह से इनके जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में कहीं भी गाली देना शुरू हो जाते हैं, कोई भी इंटॉलरेंस स्टार्ट कर देते हैं, लोगों में एक वो इनसिक्योरिटी फैला देते हैं कि हिंदू खतरे में है। जहाँ तक कि वही हिंदू लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, हर जगह पे अच्छे ओहदों पर हैं। खैर, हम मुनव्वर फ़ारूकी जी के बारे में बात कर रहे थे। वो गए जेल में और जेल में बहुत देर रहने के बाद उनको वहाँ से रिहाई मिली। लेकिन देखिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान होता है, मुश्किलात उसकी ज़िंदगी में भी आती हैं। मुनव्वर फ़ारूकी जी की जो लाइफ थी,
अब देखो बचपन में ही उनके जो पेरेंट्स माँ बाप थे उनकी डेथ हो गई थी, निधन हो गया था। तो उस पर्सन को एज ए एल्डर सिबलिंग उसको खुद जो था अर्न करना था, खुद अपने पैरों पे खड़े होना था। उस टाइम उसने कुछ काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। कहा जाता है कि उसने मुंबई में एक बर्तन यूटेंसिल शॉप पर भी काम किया था। तो खैर जब वो जेल से बाहर आया, आपको मैंने आपको उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड भी बता दी। जब वो जेल से बाहर आया तो उस बंदे ने जब ठानी हुई थी ना, बोलते हैं ना, जब समुंदर दरिया किसी को ये नहीं पूछता कि समंदर कहाँ है, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। उसी तरह एक डिटरमाइंड पर्सन, एक डिटरमाइंड कौम अपना रास्ता खुद बनाती है अपनी सक्सेस की तरफ। तो ठीक है, उस बंदे ने इतनी एक्सीलेंस उसने कॉमेडी में करी कि एक बिग बॉस के ही तरह का शो, उसी को एक हिसाब से कॉपी करके बोलो, वो बनाया हुआ था, जिसको होस्ट कर रही थी कंगना रनौत, जिसकी उस टाइम इमेज एक इस्लामोफोब, एंटी इस्लाम, क्योंकि वो बनी हुई थी। वो कहीं भी कुछ भी बोल देती थी बिना सोचे समझे कि इसका किसी भी कम्युनिटी पे क्या रॉन्ग इफ़ेक्ट जाएगा, कुछ भी बोल देती थी। वो उसकी होस्ट कर रही थी और वो कट्टर अपने आप को हिंदू बोल रही थी, कट्टर हिंदू बोल रही थी। जिसने बोला था, वही कंगना रनौत, जिसने बोला था कि 2014 में ही हमें असली आज़ादी मिली है। 2014 से पहले तो हमें एक भीख में मिली हुई आज़ादी थी 1947 से। अच्छा, इतनी कम्युनल जब एक होस्ट एज ए जज किसी हाउस में हेड हो, तो वहाँ पे एज ए कॉन्टेस्टेंट जाना किसी शो में कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। कोई भी अगर कोई और होता तो सोचता कि अब तो मैं हारा ही हूँ यार, कुछ फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, कैसी चीज़ है। लेकिन मुनव्वर फारूकी जी इतने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थे कि वो उन लोग 16 और 17 बुलाए हुए लोगों में से उधर थे, जिनमें से 3-4 ही मुस्लिम थे, और उनमें से सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मुनव्वर फारूकी जी साबित हुए। जब उसी शो में वो रमज़ान का टाइम चल रहा था, आपको याद होगा, उसी शो के दौरान पे वहाँ पे रोज़े शुरू हुए, तो उस इंसान ने उस लॉकअप शो में ही नमाज़ पढ़ना और रोज़े रखने शुरू कर दिए। और उसको देख के 2-3 जो और भी मुसलमान थे उन्होंने भी रखे। एक बहुत अच्छी इस्लाम की इमेज बनी। लोगों ने रियलिस्टिकली देखा कि इस्लाम कैसा होता है। स्क्रीन पे सबको देखने को मिला किस तरह से वो रोज़ा रख रहे थे, किस तरह से उन्होंने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करे लोगों के सामने। तो इन सब चीज़ों को देखकर कहते हैं ना कि जब आपका डिटर्मिनेशन ऐसा होता है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी पानी की, कि पानी के आगे के रास्ते को मोम होकर उन पहाड़ों को भी पानी के लिए रास्ता बनाना पड़ जाता है। तो उसी तरह से जो उनके शो की जज थी कंगना रनौत, उसके दिल में भी मुनव्वर के लिए वो प्यार जगने लगा कि कितने अच्छे इंसान होते हैं ये लोग। वो उससे बात करती तो वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका रिप्लाई करता कि सब खुश हो जाते। आप यकीन करोगे, जहाँ पे आज आज मैं मुसलमानों लोग बहुत कम शोज़ देखते हैं, बहुत कम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देखते हैं। कहा जाता है कि ये सब देखना बहुत हराम हो जाता है, और सही भी बात है। आप अगर किसी चीज़ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो रीज़नलेसली इंटरटेनमेंट के नाम पे, अपने ज़रूरी काम छोड़कर, तो उसको हराम कहा भी जाना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो उस इंसान ने वैसी शो में 20-30 दिन रह के, कितने टाइम की वो शो होती है उसमें रहकर, उसने वो शो जीता बहुत मार्जिन से। जहाँ पे उनके साथ रनर अप थी पायल रोहतगी। वो भी अपने आप को कट्टर हिंदू कहती थी और कहती है। तो कहने का मतलब ये था कि अगर मुनव्वर सोचता कि हिंदू डोमिनेटेड इंडिया में वोट तो सिर्फ उन लोगों को जाएंगे जो कम्युनली एक्टिविज़म फैलाते हैं इंडिया में, चाहे वो कंगना रनौत हो, पायल रोहतगी हो,
लेकिन मुनव्वर ऐसा नहीं था। मुनव्वर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो एक क्वालिटी थी, उसमें कॉन्फिडेंस था कि मैं जीत लूँगा, अपने टैलेंट से जीतूँगा। लोगों के दिल जीत लिए उसने और वो उस शो को जीत गया। प्यारे दोस्तों, आज भी वो बिग बॉस में एज ए कॉन्टेस्टेंट गया है। हमने क्या करना है, उसको देखना है। और आप जब देखोगे, मैं ये गारंटी देता हूँ, आपको वो बहुत अच्छे लगेंगे, उनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगेंगी। जहाँ तक हमारा मैसेज होता है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो अगर किसी ऐसे शो या किसी ऐसे स्टेज, किसी अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म पे जाएं तो वो ज़रूर इस्लाम की बातें करें। तो मुनव्वर फारूकी जी ने उस लाकअप शो में प्रिंस नरोला को एक कुरान की आयत कोट करके बताई थी और उसका तर्जुमा बताया था, जिससे देखकर प्रिंस नरोला बहुत ही इम्प्रेस हुए थे। बहुत सारे लोग उस शो में आए, जो सेलिब्रिटीज़ बुलाई जाती हैं, उन लोगों ने उसका कितना वो किया था। लेकिन अभी जो बिग बॉस में चल रहा है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो इंसान है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप ज़रूर देखना और उसको वोट करना। इसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे, टाइम बहुत कम है, ज़्यादा टाइम ना आपका लेते हुए मैं आपको थोड़ा सा इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पे बताना चाहूँगा थोड़ा सा। कि प्यारे दोस्तों, जब कहा जाता है डबल स्टैंडर्ड इन इस्लामोफोब्स का और काफिरों का और इन मुनाफिकों का किसको पता नहीं है, सबको पता ही है कि जब क्रिश्चियन लोग आज बड़े राइट के लिए रोते हैं इजराइलियों के, इन्हीं क्रिश्चियनों के एक रूलर हिटलर ने, जो कि क्रिश्चियन था, उसने इन ज्यूज़ को, जिसके लिए आज क्रिश्चियन बड़ी सिंपैथी दे रहे हैं, रो रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, इसको इन ज्यूज़ को काट काट के मार मार के भगाया था जर्मनी से, हर जगह से। जब ये बेघर हो गए थे तब वो लोग मिडल ईस्ट में आए, तो मिडल ईस्ट में उनको मुसलमानों ने, वही मुसलमानों के दिल में हमेशा रहम आ जाती है, उन्होंने उनको जगह दी, घर दिया एक, जहाँ पे कि वो रह सकें। वो वहाँ पे रहे, वो रहने के साथ साथ उन्होंने उस वहाँ पर ज्यूज़ ने पहले तो जो बेघर होकर आए थे वहाँ से आकर मिडिल ईस्ट में उनको मुसलमानों ने थोड़ी जगह दी, वहाँ पे वो रहने लगे और ऐसे रहने लगे। रहने के बाद उन्होंने उल्टा मुसलमानों पे कब्ज़ा बनाकर मुसलमानों पे ही जुल्म करना शुरू कर दिया। आप सोच सकते हो, उस टाइम पे पैलेस्टाइन एक बहुत बड़ी स्टेट थी, और जैसे ही ज्यूज़ वहाँ पर आए ये लोग, और इज़राइल कंट्री की स्टार्ट करी इन्होंने ताकतवर होते ही, और फिर इज़राइल को ऐसे फैलाया कि पैलेस्टाइन के लोगों ने जो उनको जगह दी थी, उन पैलेस्टाइनों की पूरी ज़मीनें भी खा गए, उन लोगों को ज़बरदस्ती बाहर निकाल गए, और आज उनको घसीट के मार रहे हैं पैलेस्टीनियंस को, और दुनिया बस देखे जा रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। और ऐसे हिपोक्रेट मुनाफिक जो हैं, काफिर हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं और उसमें प्राइड फील कर रहे हैं, जो कि सामने दिख रहा है। जो ज्यूज़ का एक इम्पीरियलिज्म है विद अदर इम्पीरियल कंट्रीज़ ऑन पैलेस्टीनियंस इनोसेंट पीपल्स। इसी के साथ साथ मेरे दोस्तों, मैंने एक बहुत ज़रूरी बात और भी कहनी थी कि हमारे मुसलमान कभी कभी जोश में आकर चीज़ों को उतना डिप्लोमेटिकली नहीं कह सकते मीडिया में या बड़े प्लेटफॉर्म्स पर, तो बोल्ड ना होने के चलते उनको अरेस्ट कर देखना पड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं। वो कहीं ना कहीं बोल देते हैं, जो कि हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपनी सपोर्ट दिखा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, चीज़ क्या है, पैलेस्टाइन और मस्जिदुल अक्सा को हमने अपनी सॉलिडेरिटी दिखानी है और हमने उसके साथ खड़े होना है। हमने कहीं भी नहीं बोलना है कि हम हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमास का नाम सुनते ही इस्लामोफोब्स में जो चुल मचती है और उस पे वो कोई भी लीगल एक्शन लेने के काबिल हो जाते हैं कि इन्होंने किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करा है। तो हमने हमास को कोई भी सॉलिडेरिटी ना दिखाकर हमने
पूरी सॉलिडरिटी पैलेस्टाइन और मस्जिदुल अक्सा पे दिखानी है, और अपने आप को इतना बोल्ड तरीके से, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से, इतना यूनिटी से प्रेजेंट करना है कि कोई हमें नुकसान ना पहुंचा सके। इसी के साथ साथ मैं दोस्तों कहना चाहूँगा, मेरा आखिरी मैसेज ये रहेगा, अपने लोगों को लीडर्स बनाओ। आज मैं कहूँगा, मुसलमानों के हक, जब मुसलमानों पे कहीं भी जुल्म होता है, कोई भी आप इंस्टांस देख लो, उस पर कोई भी नहीं बोलता है, क्योंकि किसी भी पार्टी की क्या आइडियोलॉजी रहती है कि उसका एंड बेनिफिट वही होता है, उसका पूरा मतलब यही होता है कि उसको पावर में आना है बहुत सारे वोट्स लेकर। तभी वो मेजॉरिटी को अपने माइंड में रखते हुए कई बार माइनॉरिटी के इश्यूज़ पर बात ही नहीं करती है, डर जाती है। मेजर पार्टीज़ ऑफ इंडिया, उनमें से मैंने एक पार्टी ऐसी देखी जो कभी भी कहीं भी मुसलमानों पे जुल्म हो, वो कभी भी कहीं भी बोल देती है। वो कभी भी वोट की परवाह नहीं करती, वोट बैंक की परवाह नहीं करती है। तो वो पार्टी जनाब असदुद्दीन ओवैसी की आल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है। मैं आपको यहाँ से कोई भी फोर्स नहीं करना चाहूँगा कि आप उसको वोट करें। आप असदुद्दीन ओवैसी या उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जी को ज़रूर सुनते होंगे, और उनके दूसरे लीडर्स को, आसिम जी हैं, आसिम वकार जी हैं, उन सब को सुनते होंगे कि किस तरह मुंह तोड़ जवाब देते हैं वो इस्लामोफोब्स का, या उन लोगों का जो गुस्ताख है नबी हैं, या वो लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम करते हैं टेररिज्म के साथ जोड़कर। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि वो हमारा वोट डिज़र्व करते हैं। अगर डेवलपमेंट के नज़रिए से, उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो आप देख सकते हो हैदराबाद में जाएंगे कितने हॉस्पिटल्स, कितने स्कूल्स बने हैं। अब मैंने स्पेसिफिक इंडिया में एक ही सिटी हैदराबाद का नाम क्यों लिया, क्योंकि आजकल जो एमपी हैं वो हैदराबाद से ही जीते हुए हैं। एक असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, औरंगाबाद से हैं शायद उनके कोर एमपी। तो कहने का है कि अभी तो उनके बस 2 ही एमपी हैं, और तेलंगाना में थोड़े से एमएलए, और फिर भी वो इतने डेवलपमेंटल हैं, इतनी जानी मानी पर्सनालिटी हैं पूरे वर्ल्ड में, इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। तो जब उनकी पूरे इंडिया में अगर सरकार आ जाए तो वो पक्का डेवलपमेंट करेंगे। अब देखना हैदराबाद में जाकर जो उनके हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, जो उनके डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, उनकी सिर्फ मुसलमान तारीफ़ नहीं करते हैं, कोई भी हिंदू, कोई भी क्रिश्चियन, सिख, सारे उस चीज़ की तारीफ़ ही करते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि हमें अपने लीडर्स को सपोर्ट करना है। अगर आपको असदुद्दीन ओवैसी या उसकी पार्टी अच्छी नहीं लगती है तो आप किसी भी दूसरे मुसलमान लीडर को वोट करें, अपने लीडर को वोट करें। मैं ख़ास बोल रहा हूँ, देखना आपको वोट की लालच पर कोई भी उल्लू बना सकता है। कोई भी ये कह देगा जी मैं मुसलमान के बारे में बोलूँगा। आज कोई भी फ़लस्तीन पे बोल रही हैं लिबरल पार्टीज़ वोटों के चक्कर में, लेकिन जब ये लिबरल पार्टीज़ भी पावर में आ जाती हैं तो ये भी अपने वोट बैंक को ना बिगाड़ते हुए मुसलमानों के मैटर पे कुछ भी नहीं बोलते हैं। अब ऐसा होता है कि जो मेजर सेक्युलर पार्टी हैं या हिंदू सेंट्रिक पार्टी हैं, वो कभी भी मुसलमान के इशू पे नहीं बोलेंगे। उनको पता है कि हिंदू मेजॉरिटी जो है हमारे खिलाफ हो जाएगी, और अगर उनमें गिने चुने 2-3-4 मुस्लिम्स भी हैं, अगर वो अपने टॉपिक पे बोलने भी चाहेंगे तो पार्टी प्रेसिडेंट उनको वो परमिशन नहीं देंगे, कि उनको पता है कि हमारे वोट काटे जा सकते हैं, तो बेटर है कि उस चीज़ पे चुप रहा जाए। यही चीज़ आप चाहे मुझे हेट मॉन्गरिंग ही कह लो, हेट मॉन्गरी कह लो, ये चीज़ है। जब मुजफ्फरनगर में यूपी में दंगे हुए तब वहाँ पे अखिलेश यादव वाली पार्टी थी, समाजवादी पार्टी, लेकिन उन लोगों ने क्यों नहीं बोला? वहाँ पर आज़म खान उनकी पार्टी के दिग्गज मुस्लिम लीडर थे, वो तब क्यों नहीं बोले कि उनको पार्टी के प्रेसिडेंट की वो अनुमति, वो परमिशन नहीं थी? नहीं तो वो क्यों ना बोलते। वहीं आप देखते हो किसी भी पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, गुलाम नबी आज़ाद उनकी पार्टी के दिग्गज मुस्लिम लीडर हैं,
उन्होंने क्या ही कुछ कुछ भी नहीं, वो उतना नहीं बोलते थे। एक बस एक सेक्युलर व्यू रख के थोड़ा बहुत अगर बोल दिया, वो भी ना बोला। उसी तरह किसी भी पार्टी का आप उठा के देख लो, एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को छोड़ के कोई भी पार्टी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि पार्टी के हेड मना कर देते हैं। अब ये पार्टी जो है, ये है ही मुसलमानों की एक पार्टी, तो उस के जो है प्रेसिडेंट हैं, चाहे पार्टी है, कोई भी लीडर है, वो खुल के इस्लामिक इशू पे बोल सकता है। और एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की क्या सबसे बड़ी निशानी होती है, वो यही है कि वो रिप्रेजेंट करता है जिस पब्लिक ने उसको वोट दिए, जिस कंट्री में उसने वोट लिए, वो जाके उस पब्लिक के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, उनके इश्यूज़ के बारे में बात करे। तो वैसा AMIM ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जो है कर रही है काम। तो मेरा ये कहना था कि अपने लोगों को, अपने लीडर को सपोर्ट करो, उन लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करो जो अभी अपने आप को सेक्युलर दिखाकर हमारे वोट छीन ले रहे हैं वोटिंग के टाइम पे। 2024 नज़दीक आ रहा है, तो आज देखा जाता है जैसे जैसे इलेक्शन पास में आते जा रहे हैं, लिबरल्स ज़्यादा मुस्लिमों के और भी पास हो रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ से वोट निकलेंगे, ठीक है। तो चाहे फिर वो यही लिबरल पार्टीज़ हो, इन्होंने हमारे मुस्लिम लीडर असदुद्दीन ओवैसी को वोट कटवा का नाम दे दिया है कि वो वोट काटता है। लेकिन हमको समझना चाहिए वो वोट नहीं काटते हैं, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट देते हैं टू विन, टू हैव ए मुस्लिम लीडर इन इंडिया। तो वाई डोंट वी स्टैंड विद हिम? वी मस्ट बी सपोर्टिंग इस ब्रिलियंट लीडर लाइक हिम। सो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, थैंक यू सो मच अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक सुन ली। और आखिर टाइम पे मैं यही कहूँगा, अपने ही लीडर को, अपने ही मुसलमान लीडर को सपोर्ट करना है। अपने ही मुसलमानों में पहले यूनिटी बनानी है, ताकि हम लोगों को कोई भी रुसवा ना कर सके, हमारा कोई भी नुकसान ना कर सके। इसी के साथ आप सभी को अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। मेरे वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक करा करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बेल आइकन दबाओगे तो पता चलता रहेगा मेरी कब वीडियोस आती हैं, आप टाइमली सुन पाओगे। और जितने भी न्यू मुस्लिम मेंबर्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं, व्यूवर्स, वो प्लीज़ जुड़े रहें। और आई वेलकम यू होल हार्टेडली टू इस्लाम। इसी के साथ साथ आप सब की इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।